हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक एंड बिहार गवर्नमेंट पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर। And in this video we will discuss some computer fundamentals concept totally based on the NCERT, जो कि होता है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली फॉर बीपीएससी, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर केबीएस टीएसएसबी, बिकॉज वी नो दैट कि उनकी भी नोटिफिकेशन आ गई हैं। तो आप लोग उस एग्जामिनेशन को भी टारगेट, जो भी कैंडिडेट उसके लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि सभी लोग वीडियोस को उन उन कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर करो जो केवीएस एनवीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं या डीएसएसबी के लिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इवन पीआरटी में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं केवीएस के, तो वो लोग भी इस वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का आज डे 4 है। 3 वीडियोस प्रीवियस देख चुके हैं हम लोग, जो कि जिसकी प्लेलिस्ट पड़ी है। जिन्होंने नहीं देखा है आई विल सजेस्ट कि वो भी जाके देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, जनरेशन, इवोल्यूशन सबको एनसीईआरटी बेस्ड हमने इसलिए किया है क्योंकि पढ़ तो हम हर जगह से सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को इसलिए हमने टारगेट किया है क्योंकि जो एग्जामिनेशन बोर्ड जिसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी के डेफिनेशन से, एनसीईआरटी के मिड से, उनके टेबल से और इवन आंसर्स भी वो वही कंसिडर करती है। इसलिए वी प्रेफर कि हम एनसीईआरटी से ही फंडामेंटल्स कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, सबसे पहले हमने कल हार्डवेयर पढ़ा था, उसमें हमें पता है कि हार्डवेयर जो है वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो सिस्टम को जो जिससे सिस्टम चलता है। बट सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हार्डवेयर को चलने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं ना। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेफिनेशन देख लो कि डेफिनेशन हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या होते हैं? इस सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड जो डेटा प्रोसेस करना है वो होते हैं यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब एग्जाम इनके कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम, और ऐसे करके दे देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या होगा? इट कंप्राइजेस द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, देन नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर comprises a set of instructions which on execution deliver the desired outcome। इंस्ट्रक्शंस और डेटा ध्यान रखना है। और उन इंस्ट्रक्शंस पे क्या होते हैं? एग्जीक्यूशन होता है, जो कि डिजायर्ड आउटपुट हमें देता है। और जो डिजायर्ड आउटपुट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होने के बाद मिलता है उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि डेटा प्रोसेस होता है। और मैंने कल भी बताया था कि एग्जामिनेशन में टीआरई 1 में ये क्वेश्चन था, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड व्हाट? तो प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद मिलता है। नेक्स्ट क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंक्लूड करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उबंटू, विंडोज़ जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टूल्स लाइक लाइबर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर। अब मैंने सारे ऑप्शंस इसलिए दिए हैं एग्जाम्पल में क्योंकि आपके ऑप्शंस में वो ऐसे देंगे और 3-4 इधर-उधर कर देंगे। तो ये ऑप्शंस आपको बुक के एग्जाम्पल से ही रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, चलिए, सॉफ्टवेयर क्लियर होगा आई होप, क्योंकि आज तक हम लोग पढ़े दैट कैन नॉट बी सी और टच। बट सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट हेल्प्स हार्डवेयर टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट और अब यहाँ पे देखो, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और अ पेन ड्राइव इज रेफर टू एज द सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर है तो वो सॉफ्ट कॉपी। अब कहाँ पे स्टोर्ड होगा इमेज डॉक्यूमेंट? कहाँ स्टोर्ड होगा? हार्ड डिस्क पे या फिर आपके पेन ड्राइव में, मतलब आपके सिस्टम के अंदर है वो, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। एंड वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन रहते हैं। A software knows how to make different hardware components of a computer work and communicate with each other as well as with the end user। और सॉफ्टवेयर का मेन टारगेट क्या होता है कि हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करना और एंड यूजर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इस ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सॉफ्टवेयर की होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड यूजर मतलब हम लोगों के साथ, जो उसको यूज कर रहा है उसके साथ वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये सॉफ्टवेयर की होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन, किस तरह से काम करता है? एक इंटरफेस की तरह। किसके किसके बीच में? एंड यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्लियर है? इट्स एन
ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है जो हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं जिस कंपोनेंट को, उसको और हमारे बीच में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? द सोल पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कैसे चलेगा? आपके अंदर हार्ट हो ही ना, ब्रेन हो ही ना, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? कुछ नहीं। सोल के बिना बॉडी क्या करेगी? वही वाली बात है कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अकेले बेचारा क्या कर पाएगा। आगे, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन, ये तो हमने देखा कि ये इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म, द सॉफ्टवेयर कैन बी रेडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते थे। प्रोग्रामिंग टूल्स ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शंस में प्रोग्रामिंग टूल्स मेंशन है एग्जाम में, तो आप वही लगाओगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटीज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शनैलिटीज देता है किस चीज़ की? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। कैसे इंटरैक्ट करता है? डायरेक्टली किसके साथ? हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करता है बेसिक फंक्शनैलिटीज किस चीज़ के लिए? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ताकि वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाए। उस हार्डवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। A system software knows how to operate and use different hardware components of a computer. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को ये पता होता है, या किस सॉफ्टवेयर को ये पता होता है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे कराने हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज किसको? डायरेक्टली एंड यूजर को और दूसरे अदर सॉफ्टवेयर को भी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे वो एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखने वाली बात है कि ओएस, सिस्टम यूनिट, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ये इंड यूजर को भी हेल्प करते हैं और डिफरेंट अदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। हार्डवेयर के बीच में जितने कम्युनिकेट कराना है वो इंटरफेस की तरह भी काम करते हैं। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर, और जिसमें ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर ऑपरेट करता है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट विच विदाउट विच द अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। और ओएस के बिना तो क्या ही दूसरा सॉफ्टवेयर काम करेगा, इसलिए ओएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओएस मैनेजेस द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एक्सेस। क्या देता है? एक्सेस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी देता है यूजर को। सिस्टम का जो यूजर है उसको ऑथोरिटी और सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, मैक, यूबंतु, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये एंड यूजर के हिसाब से ये एक्सेस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड यूजर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलिटी। दूसरा हमने देखा था कि सिस्टम यूटिलिटीज क्या, अब ओएस सिस्टम यूटिलिटीज और दूसरा डिवाइस ड्राइवर। तो अब सिस्टम यूटिलिटीज देखते हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। अब सिस्टम यूटिलिटी क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं बोलते, कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल द हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टुगेदर कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। और ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़ होता है सिस्टम यूटिलिटीज मेंटेन करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्या? कंप्यूटर सिस्टम को। इसी वजह से इसे हम कहते हैं सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ओएस। फॉर एग्जांपल, अब देखो ये जो होता है सिस्टम यूटिलिटीज, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि ये इसका मेंटेनेंस का काम है, तो ये बिल्ट इन होती हैं किस पर? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेड, जैसे हमें ड्राइव मिलता है ना, सीडी, ऐसे ये टूल फॉर्मेटिंग टूल्स हो गए, यूटिलिटी होगी, सिस्टम रीस्टोर हो गया, यूटिलिटी होगी। तो ये सारे जो यूटिलिटीज होते हैं ये ओएस पे शिप्ड इन आते हैं, मतलब उनके साथ ही आते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है। सेट द यूटिलिटीज आर दोज विच आर नॉट शिप्ड विद सेट ऑफ यूटिलिटी। और ऐसी यूटिलिटीज़ जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ड इन नहीं होती है बट रिक्वायर्ड होती है कि और दूसरी कुछ कुछ सिस्टम यूटिलिटी ऐसी होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो हमें नहीं मिलती है बट हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती है। वैसे कुछ एग्जांपल्स जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनर टूल हो गया, जो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं ना, जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, अलग से जो लेते हैं, डिस्क कंप्रेशर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारी क्या है? ऐसी सेट ऑफ यूटिलिटीज़ हैं जो परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती हैं और जो, लेकिन जो वो बिल्ट इन नहीं होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो वो होती है, ये सारी हैं हमारी सिस्टम यूटिलिटीज़। आई होप क्लियर होगा
कि ओएस क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है। ये सब क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में बिल्ट इन होते हैं। अगला है हमारा डिवाइस ड्राइवर। द पर्पस ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर डिवाइस। देखिए डिवाइस ड्राइवर का क्या पर्पस है, एक डिवाइस ड्राइवर का पर्पस है कि ये इंश्योर करना कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो, जो भी डिवाइस है उसकी जो फंक्शनिंग हो रही हो, जो काम कर रहा हो वो अच्छे से कर रहा हो। ये कौन देखता है, ये डिवाइस ड्राइवर देखता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट किसी खास डिवाइस का एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल, किस चीज, कंट्रोल, ऑपरेशन और मैनेजमेंट किसी खास डिवाइस का हार्डवेयर लेवल पे कौन मैनेज करता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर मैनेज करता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस किसके किसके बीच में, डिवाइस और ऑपरेटिंग जितने भी डिवाइसेस हैं और ओएस के बीच में इंटरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर। यहाँ से सवाल आ सकता है डिवाइस ड्राइवर्स का। ठीक है, हम पता है पढ़ाई के दौरान नहीं ध्यान रखते हैं कि ये सब क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम में जब आता है और हमें नहीं आता, फिर आने के बाद हम ये देखते हैं ना कि अरे ये तो यहीं से था। बड़ा बुरा लगता है, ये बात मान लो, मेरे साथ ये हुआ है कि काश अभी थोड़ा सा देख ले। लोग बोल रहे हैं ना, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम पीडीएफ दे दो। पता है आपको, पीडीएफ आप खुद से पढ़ोगे, मतलब मैं एक सजेशन दे रही हूँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पीडीएफ आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीडीएफ जब आप पढ़ोगे ना तो आप अपने हिसाब से पढ़ोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे 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 आप पढ़ लोगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन उस नोट्स में से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, ये मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप भले ही वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो देखने के बाद नोट्स पे जाओ और वहाँ पे उस पीडीएफ पे वो मार्क कर दो कि हाँ मैम ने ये बताया था कि ऐसे से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको वो स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करो। अब पीडीएफ लेके पता नहीं कितने ऐसा थोड़ी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पीडीएफ नहीं होंगे, भर भर के वीडियोस नहीं होंगी, बिल्कुल होगी। बट मैं अपने वीडियो के लिए इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, आप सबकी वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, और डिटेल्स में देखो। लेकिन मैं जो बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी के वो ले रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये डिवाइस ड्राइवर वाली बात। अब यहाँ वो क्या कर सकते हैं, द डिवाइस दैट इन वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका बताओ, तो वो उसमें आंसर डाल देंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे करके डाल देंगे, तो क्या, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डिवाइस ड्राइवर। तो इस तरह से एनसीईआरटी या बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, चलो। The device driver that acts as an interface between the device and operating system is called device drivers. ठीक है, it provides required services। अब रिक्वायर्ड सर्विसेज देता है, किस तरह की सर्विसेज, ये सर्विसेज तो सभी दे रहे हैं, हमारा पीछे पीछे ये क्या था, हमारा सिस्टम यूटिलिटीज भी तो सर्विसेज दे रहा है। अब ये क्या सर्विस दे रहा है, तो डिवाइस ड्राइवर जो सर्विसेज दे रहा है ये करता है, हाइड कर देता है डिटेल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। क्या सर्विस प्रोवाइड करने का काम है डिवाइस ड्राइवर। अब यहाँ से क्या सवाल कर सकते हैं, वो कौन सा सर्विस, कौन सी यूटिलिटीज़ है या कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाइड कर देता है डिटेल ऑपरेशन हार्डवेयर लेवल पे डिवाइसेस के। तो आप क्या बताओगे, डिवाइस ड्राइवर, है ना। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच्ड डिवाइस। क्या कह रहा है, अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर किसके किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी अटैच डिवाइसेस हैं उनके बीच में। किस तरह से काम करता है ये डिवाइस ड्राइवर एक्ट किसकी तरह करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, किसके किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी अटैच डिवाइस है उनके बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात हो गई हमारी। ठीक, चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर तीनों क्लियर है, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटीज, तीनों को अच्छे से देख लेना, एक बारी वीडियो भी और पीडीएफ भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, इस टेबल से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं ना। देखो अभी हमने क्या क्या देखा है, प्रोग्रामिंग टूल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा है हमने केवल, अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर देखो यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर हमने देख लिया। आगे एंड यूजर है, यूजर इंटरफेसर, इधर हार्डवेयर है। इधर हमने देखा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये देखेंगे, फ्रीवेयर देखेंगे और FOSS अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, आगे की वीडियोस में। लेकिन अभी तक हमने कंप्लीट किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें यूटिलिटीज, OS और डिवाइस ड्राइवर हमने देखा है। चलिए आगे देखते हैं, ये ग्राफ अच्छे से देखने का, आगे देखते हैं। अब देखो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होती हैं, दो तीन तरह की सॉफ्टवेयर बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, अब हम प्रोग्रामिंग टूल्स पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज ये यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे, असेंबलर कोड, कंपाइलर को,
इंटरप्रेटर, ये सब के बारे में, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर टीआरई में पूछा गया, इवन हर टीआरई में नहीं, हर तरह के एग्जामिनेशन में इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर से क्वेश्चंस रहते ही हैं, ठीक है। Computer languages are developed for writing instructions which are applied on the input data to get the desired outcome। पता है, कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा जाता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो प्ले होता है अंदर सीपीयू में, फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, डेटा प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद क्या है, ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना कोड जो या फिर अपनी जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर समझता है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज। समझ रहे हो बात को, कि ह्यूमन जो है वो अपने प्रोग्राम्स को किस लैंग्वेज में लिखता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर हमारा समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि 01 है। अब इस सिचुएशन में तुम बोलो चाइनीज, वो बोले नेपाली, तो दोनों को कन्वर्ट करने में के लिए तो चाहिए ना ट्रांसलेटर। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में समझाने के लिए बीच में चाहिए हमारा ट्रांसलेटर, जो कि क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसके लिए ट्रांसलेटर यूज होता है। अब इस तरह के, अब यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसलेटर किस लिए यूज होता है, टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद एक चीज कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमारे पास कोड एडिटर होता है, पाइथन का आइडियली होता है, तो कोड एडिटर की जरूरत होती है। ये सवाल आ सकता है कि कोड इंस्ट्रक्शंस हम कहाँ लिखते हैं, कोड एडिटर दे देगा और बहुत सारे कोड एडिटर का नाम दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन है जो कोड एडिटर नहीं है, ठीक है। इस तरह से सवाल वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेटर्स, अलग अलग ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन से, दो मेजर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। लो लेवल में क्या किया गया, असेंबली और मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल में जो हम लोग समझते हैं, मशीन लैंग्वेज यूज करता है 0 and 1 टू राइट द इंस्ट्रक्शंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। समझ में आई कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल में मतलब जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, और हाई लेवल में आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले होता है असेंबली लैंग्वेज। हमने देखा था असेंबली लैंग्वेज क्या है हमारा, लो लेवल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन देखेंगे, दो तरह में थे, हाई लेवल, लो लेवल। लो लेवल में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, और हाई लेवल में हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है, ठीक है। Assembly language was developed that allows the uses of English-like words and symbols instead of 1 or 0। Assembling में क्या था कि हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड यूज कर सकते थे और सिम्बल्स यूज कर सकते थे, ना कि 1 0, ठीक है। ये हो गया असेंबली लैंग्वेज। ड्रॉबैक ये हो गया इस लैंग्वेज को कोड लिखने का, कि कंप्यूटर जो था वो ये जो लैंग्वेज, ये प्रोग्राम जो होते थे वो कंप्यूटर स्पेसिफिक होते थे। जिस सीपीयू के लिए लिखे गए हैं वो उसी पे रन करेंगे, अदर पे रन नहीं करेंगे। ये ड्रॉबैक हो गया हमारा असेंबली लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज जो था वो मशीन इंडिपेंडेंट आया, सिमिलर था, सिंपल था कोड को इसमें लिखना। दीज लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज भी होता था वो भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता था, जिसकी वजह से ट्रांसलेटर का जरूरत हुआ, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में कोड कैसे लिखे जाते थे, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते थे और सिंबल्स होते थे, ना कि 1 0 होता था। इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि ये केवल कंप्यूटर स्पेसिफिक या सीपीयू सिस्टम स्पेसिफिक हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। ये फायदा हुआ, कोड को सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन ये लैंग्वेज जो था वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर समझता है 0 और 1, हाँ या ना, ठीक है। इसी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए एक जरूरत होती थी ट्रांसलेटर्स की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, इज कन्वर्ट प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर हाई मशीन लेवल असेंबली लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। लो लेवल में हमारा असेंबली और मशीन दोनों आता है। असेंबली का ड्रॉबैक ये हो गया कि वो उसमें कोड जो था वो सीपीयू स्पेसिफिक होता था, तो उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत मशीन लैंग्वेज में, फिर हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो इन दोनों के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, ठीक है। द प्रोग्राम कोड रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ जो कोड होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो सोर्स कोड कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसलेटर के द्वारा ताकि मशीन उसको समझे, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मिल गया तुम्हें कि सोर्स कोड क्या है और मशीन कोड क्या है, ठीक है। यहाँ से सवाल आ सकता है, द कोड व्हेन सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय द ट्रांसलेटर इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड, ठीक है। और सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो कोड हम लोग लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड कहते हैं, ठीक है। अब देखो 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर जानते तो सभी होंगे, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कि एनसीईआरटी के में किस तरह से सवाल पूछते हैं।
देखो ट्रांसलेटर क्या है, द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड। देखो असेंबली से मशीन में लाने के लिए क्या होता है, असेंबलर रहता है। देख लो असेंबली इधर भी, असेंबलर इधर भी, तो ये से याद रखेगा कि जो कोड को असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। उसके बाद असेंबलर कैन अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हेंस द मशीन कोड इज नॉट